हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है हमारा वैद्युत रसायन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पे, सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका विद्युत रसायन चैप्टर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी आपका एग्जाम में नहीं फंसेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते एग्जाम में हमने प्रीवियस ईयर से ढूंढ के लिए और सारे क्वेश्चंस को आज आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बस यार आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। आज के बाद इस चैप्टर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो चैप्टर 2 हमारा वैद्युत रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिभाषाएं, नियम, जितने सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लेना, बस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप देखो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन बताएंगे और आपको यार तैयार जरूर करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। देखो आपको एक चीज़ समझा दे, देखो कोई विलयन मान लो है यहाँ पे। ठीक है, कोई विलयन है। ठीक है, अब इस पे इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें किसी धातु की छड़ डालनी होगी। ठीक है, मान लो कॉपर धातु की डाली कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इससे क्या बन जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ठीक है, मान लो कॉपर धातु की छड़ हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली, तो उससे क्या होगा, कॉपर का एक इलेक्ट्रोड तैयार होता है। तो इसी पे आपका रेडॉक्स विभव होगा। आपसे कहा गया जब सेल में, ये किसी सेल से जुड़ा होगा, तो जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं होंगी तो धातु, ये धातु कॉपर है और इसका जो विलयन कॉपर सल्फेट का, इसके मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, इसके मध्य जो स्थापित विभवांतर होगा वो रेडॉक्स विभव कहलाएगा। ठीक है, और रेडॉक्स विभव को आपको अभी बताएंगे किससे प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने लिखा यदि इस प्रकार के सेल का विभव ई हो तथा ऑक्सीकारक की सांद्रता ये ऑक्स, यहाँ पे ऑक्स लिखा है OX, OX का मतलब ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, मतलब या ऑक्सीडेशन कह सकते हो, ऑक्सीकरण। ठीक है, और तथा अपचय की सांद्रता ये हो तो इसके बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और फिर संबंध क्या होता है, इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 अपॉन में n लॉग बेस में 10। और यहाँ पे ऑक्सीकारक की सांद्रता क्या है, OX, तो इस टाइप से आपको लिख देनी ऑक्सीकारक की सांद्रता, और बटे में क्या हो जाएगी, अपचायक की सांद्रता। ये तो ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, जहाँ E0 क्या होता है, E0 होता है रेडॉक्स विभव। यहाँ पे E0 क्या है, यही है रेडॉक्स विभव। ठीक है, यही क्या है, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स विभव। तो आप क्या समझे यहाँ से, आप ये समझे कि जब आपका किसी विलयन पे जैसे कोई धातु है, तो अगर उस पर क्या हो, दो अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया हो रही है और अपचयन की भी अभिक्रिया हो रही है, तो आपका कहा गया धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर लगता है उसे हम लोग रेडॉक्स विभव कहते हैं। जहाँ पे ये E0 क्या है, रेडॉक्स विभव। एक बार फिर से पढ़ लो, जब सेल में, मान लो कोई सेल से ये विलयन आपका जोड़ा जाए, ठीक है, तो जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, देखो जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। और फिर हमने लिखा यदि इस प्रकार के सेल का विभव ई हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता ये और अपचायक की सांद्रता ये के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है, इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10। और ये ऑक्सीकारक की सांद्रता, ये अपचायक की सांद्रता, और n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये आपको फॉर्मूला दे देना है, मतलब सूत्र दे देना है, और E0 क्या हो जाएगा, रेडॉक्स विभव। बस यही आपको प्रदर्शित कर देना है। जब सेल में मतलब क्या हो, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो, तो आपका ये जो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होगा वही रेडॉक्स विभव कहलाएगा। और आपको ये एक सूत्र दे देना है। ठीक है, जो इसका आपका एक फॉर्मूला दे देना है, इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10। यहाँ पे ऑक्सीकारक की सांद्रता, यहाँ पे अपचायक की सांद्रता, और E0 क्या है, रेडॉक्स विभव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लेना। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। ठीक है, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगले क्वेश्चन जो बताने वाले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे पूछ ले जाते हैं और दो दो नंबर के आते हैं। ठीक है, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन पहला कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में क्या करें, लोहे की कील को डाल दें तो उससे क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें तो उससे लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। ठीक है, कॉपर की सक्रियता जो है लोहे से कम होने के कारण जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालेंगे तो लोहे की कील के ऊपर आपका मतलब कॉपर सल्फेट की परत जम जाएगी। देखो यही कहा गया ना कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, कॉपर की परत क्या होगी, लोहे की कील के ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती। देख लो यहाँ पे, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर तैयार करना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। ठीक है, जिंक तथा तांबे में से कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों। ठीक है, कहा गया ना कि जिंक तथा तांबे में से अम्लों में से, ठीक है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। इसका क्या कारण है, तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अभी आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस पे अभी क्वेश्चन पढ़ लो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक जो है ये क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे। तांबे का सूत्र होता है कॉपर Cu। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक और तांबा जो होता है हाइड्रोजन से नीचे होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी अभी जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन से ऊपर है ना जिंक, इस कारण से जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा अपचायक है। देखो कहा गया ना, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता। ठीक है, देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक और तांबा या कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे होता है। अब इसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा अपचायक क्षमता होती है जिंक की, जिसके कारण से अम्लों से हाइड्रोजन जिंक जो है विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर नहीं कर पाता क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे होता है। नीचे होने के कारण ये क्या करता है, आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता लेकिन जिंक कर लेता है। यही है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है परंतु तांबा या कॉपर नहीं करता। तो ये है इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको हल्के में ना लेना। ठीक है, थ्योरी वाले ये पूछे जाते हैं। तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो अभी पढ़ाएंगे, तब आपको ये पूरी श्रेणी बताएंगे कि कैसे आपका हाइड्रोजन के ऊपर जिंक और कॉपर नीचे होता है। ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इनको नोट कर लो। आप जो छोटे छोटे सॉल्ट वाले क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनको भी देख ले। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों। आपसे कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, एल्यूमिनियम जो हाइड्रोजन से ऊपर है लेकिन यह जल और वायु में स्थायी है, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु, ठीक है, इतना तो वो क्वेश्चन पे ही दिया गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। अब आपको यहाँ पे इसके आगे के लिखना है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि। अब यहाँ से आंसर है क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल से इसकी क्रिया मंद होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह आपका जब ज़्यादा ताप होता है तो उसमें जल और जलवायु के साथ क्या करता है, आपका उच्च ताप पर क्रिया करता है। ठीक है, देखो कहा गया यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि आपका यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। ठीक है, गर्म जल होगा अगर
और जलवायु होगी तो उसके साथ क्या करेगा, उच्च ताप पर क्रिया करेगा। और साधारण ताप पर जल से इसकी क्रिया जो होती है धीमी होती है। मतलब जब ताप कम होता है तो जल से इसकी क्रिया धीमी होती है, लेकिन उच्च ताप पर ये जल और जलवायु से क्या करता है, क्रिया करता है। इस कारण से विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, फिर भी यह आपका वायु और जल से क्रिया करता है, क्योंकि ये क्या करता है, साधारण ताप पर इसकी क्रिया तेजी होती है और धीमे ताप पर इसकी क्रिया कम होती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल से इसकी क्रिया मंद होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस इतना ही लिखना था इस पे। ठीक है, आप चलते जो और है आपके फैराडे के नियम है उनको देख लेते हैं। ठीक है, आप देखो अगले नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम लिखो। दूसरा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम लिखो। दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम आपका, दोनों में से एक नियम आपका आना ही आना है, हर साल आता जाता है। ठीक है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। तो देखो बात करें फैराडे के दोनों नियम। पहला नियम क्या है, पहला कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखो क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, देखो कहा गया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड आपको बनाना भी बताया था कि जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो तो उससे क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। मान लो किसी चीज़ का भी विलयन हो, ठीक है, मान लो विलयन है किसी चीज़ का, इसमें कोई इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसका इलेक्ट्रोड है, मतलब किसी धातु की छड़ पड़ी तो उसका क्या बन गया, इलेक्ट्रोड ही तो बन गया। तो वही कहा गया किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है या पदार्थ का द्रव्यमान। मान लो पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो है W, ठीक है, तो W कहा गया किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत। तो इस विलयन में जितनी भी मात्रा विद्युत की प्रवाहित की गई होगी वही मात्रा इस द्रव्यमान के समानुपाती होगी। मान लो विद्युत की मात्रा Q हो तो यहाँ से W प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q या W समानुपाती हो जाएगा Q। और यही फैराडे का कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम। जहाँ यहाँ पे लिख लो, जहाँ W मुक्त पदार्थ की मात्रा लिख लेना, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, विद्युत की मात्रा है। ठीक है, Q क्या है, विद्युत की मात्रा। ठीक है, ये है सिंपल, यही है फैराडे का प्रथम नियम कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होगी उसमें किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W आपका विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होती है। अर्थात देख सकते हो W समानुपाती का चिन्ह Q, जहाँ W क्या है, W है पदार्थ की मात्रा, Q क्या है आपका विद्युत की मात्रा या आवेश। ठीक है, तो W कहाँ है, पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, विद्युत की मात्रा। तो ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपको सूत्र लिख देना, परिभाषा लिख देनी, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एकदम आसान था। आप चलते हैं अगला नंबर नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखो इसमें समझो, इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। आपका जो पहला नियम था उसमें क्या था, केवल एक विद्युत अपघटन का विलयन होगा। ठीक है, एक विद्युत अपघट का विलयन होगा। देखो इसमें कहा गया था जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी उसमें केवल एक ही विलयन था जिसमें मुक्त पदार्थ की मात्रा W थी और आपका विद्युत की मात्रा Q थी। लेकिन इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन होंगे, इसमें एक से ज्यादा विलयन होंगे जो श्रेणी क्रम से जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, मतलब विद्युत की मात्रा जो हो वो समान हो, मान लो Q हो, ठीक है, समान हो ये Q, ठीक है, प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान या मुक्त पदार्थ की मात्रा जो W होगी वो किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं तो E के समानुपाती होगी। ये होगा फैराडे का द्वितीय नियम। और इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट के विलयन होंगे। मान लो पहला विलयन है जिसपे मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 और उस पर जो उसका तुल्यांकी भार है वो E1 है, तो W1 प्रोपोर्शनल E1, ये हो गया समीकरण 1। और मान लो जो दूसरा विलयन है विद्युत अपघट का उस पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W2 और जो उस पे तुल्यांकी भार है वो E2 है, तो W2 समानुपाती E2, ये हो गया समीकरण 2। आप यहाँ से लिख सकते हो समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे में E2। ये हो जाएगा फैराडे का दूसरा नियम। और यहाँ पे आप लिखना चाहना तो लिख लेना, W1 क्या है आपका पहले वैद्युत अपघट के विलयन में पदार्थ की मात्रा, W2 दूसरे विलयन पर, E1 आपका पहले वाले का तुल्यांकी भार है, E2 आपका दूसरे वाले विलयन का तुल्यांकी भार है। ठीक है, तो ये था फैराडे का द्वितीय नियम कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में, मतलब ये जो इसमें केवल एक विलयन होता है, इसमें श्रेणी क्रम में एक विलयन, ये एक विलयन, ये इस टाइप से कई सारे विलयन जुड़े होंगे। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघटियों के विलयनों में समान मात्रा में वैद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। W क्या है पहले वाले विलयन का द्रव्यमान, W2 क्या है दूसरे वाले विलयन का द्रव्यमान, E1 क्या है पहले वाले का तुल्यांकी भार, E2 क्या है दूसरे वाले का। तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2। समीकरण 1 और 2 बना लो, समीकरण 1 व 2 से W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2, और यही फैराडे का दूसरा नियम है। ठीक है, तो ये था फैराडे का पहला और दूसरा नियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ना एक नियम जाता फंसता जरूर है। ठीक है, तो तैयार कर लेना। आप चलते आगे के क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो पक्का ही आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन या ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोगों को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा विद्युत रासायनिक श्रेणी से और छोटे छोटे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने फंसते, जैसे एल्युमिनियम वाला था, कॉपर की छड़ पे कॉपर सल्फेट के वजन में लोहे कील डुबो दी जाए, और भी अभी क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आपके फंसते इस चैप्टर से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो चलो एकदम आसानी से आपको इसे समझा दे। देखो बात करें वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहा गया, धातु हो या अधातु हो, आपको उसे मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, जिससे जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाने के लिए हमने कुछ तत्व लिखे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के। पहला लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन और लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, इसके आगे भी होते हैं, तो इतने तक ही आप आ पाए हैं। तो आपको ये बना के नहीं आना कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिख के चले आए, ये चीज़ ये आपको नहीं लिखना, केवल परिभाषा लिखनी, लक्षण, उपयोग इतने लिखना, ये आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। ठीक है, आपका जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि एल्युमिनियम जो है आपका हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका यहाँ से पता चलता है, ये हाइड्रोजन है आपका और ये एल्युमिनियम है आपका। तो एल्युमिनियम क्या है हाइड्रोजन से पहले आता है ना, तो एल्युमिनियम क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, देखो आपका मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी को बनाया गया है। जैसे लिथियम से पोटेशियम की ओर जाओगे मानक अपचयन विभव और बढ़ेगा, और आगे जाओगे और मानक अपचयन विभव बढ़ेगा, मतलब आगे जितना जाते जाओगे मानक अपचयन विभव में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका होती वैद्युत रासायनिक श्रेणी मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई जाती। और आपका एक क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन से ऊपर एल्युमिनियम वाला था, और देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है। ठीक है, तांबा वाला क्वेश्चन था ना, कॉपर आपका हाइड्रोजन के नीचे होता है, और आयरन देख सकते हो ऊपर होता है। आपसे कहा गया था ना कि तांबा और लोहा वाला जो क्वेश्चन था, तो आपने बताया था कि आयरन जो होता है या लोहा जो होता है आपका हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और आपका जो तांबा होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको थोड़ा याद कर लेना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये आपकी पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और आगे तक होती मेन इतनी ही होती है। तो आपके इससे क्वेश्चन फंसते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसको पेपर में बना के नहीं आना कि आप ये सारे तत्व लिख दो, ये नहीं लिखना, केवल परिभाषा लिखो। विभिन्न धातुओं तथा धातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ये देख सकते हो वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। ठीक है, आपको ये श्रेणी नहीं बना के आनी, केवल परिभाषा लिख देनी है। ठीक है, अब बात आती है इसके लक्षण। लक्षण क्या क्या है, तो देखो पहला लक्षण है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। देखो जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे आपकी अपचयन क्षमता क्या होगी, घटेगी, और जबकि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर आओगे तो अपचयन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर से नीचे के मतलब इस टाइप से जाना है। ठीक है, इधर देखो जब श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयन
चयन क्षमता घटेगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर आएंगे तो आप चयन क्षमता बढ़ जाएगी। इसी टाइप से देख सकते हो दूसरा लक्षण क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं या हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं ये आपके अगर जल या भाप से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। देखो कहा गया ना कि हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब जो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व है वो अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये इसका तीसरा लक्षण है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। चौथा लक्षण कहता है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में वैद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया गया है, तो जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण है। पहला लक्षण ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब बात करें इसका उपयोग क्या क्या है, तो पहला उपयोग कहता है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग होता है। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता कि कौन धातु ज़्यादा क्रियाशील है इसकी तुलना कर सकते हो आप। ठीक है, और आपका किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग हो गए, ये इसके लक्षण हो गए, ये हो गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, बस इतना ही लिखना होता है और 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको देख लिया। आप चलते आगे के क्वेश्चन की ओर, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से और क्वेश्चन फंसते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, तो आपको इसे समझना जरूर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन कहता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर विलयन नीला क्यों हो जाता है या घोल नीला क्यों हो जाता है। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट जो AgNO3 है उसमें कॉपर की छड़ डालते हो तो वो विलयन नीला क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। अभी आपको जब लक्षण बताया था तो आपको बताया था कि प्रत्येक तत्व अपने नीचे से स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो वही चीज यहां पे लिखा गया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर स्थित होता है और सिल्वर नीचे स्थित होता है, जिस कारण से क्या होगा, कॉपर Ag को आपका क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। देख सकते हो आपसे कहा गया श्रेणी में कॉपर के स्थान Ag से ऊपर है। ठीक है, कॉपर ऊपर है, Ag नीचे आता है। ये AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। देख सकते हो कॉपर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा जिससे Cu2+ आयन, और आपका देख सकते हो इससे क्या होगा, सिल्वर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो श्रेणी का ऊपर वाला था तो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन है, तो कॉपर क्या करेगा, इसको इसके विलयन से विस्थापित कर देगा और Ag अलग हो जाएगा। देख सकते हो 2Ag और यहाँ पर से 2NO3 माइनस हो गया। Ag को क्या कर दिया, अलग कर दिया या विस्थापित कर दिया, और यहाँ पर से Cu2+ बना। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन, ये क्या है, क्यूप्रिक आयन है, तो क्यूप्रिक आयन है ये। ठीक है, Cu2+ क्या है, क्यूप्रिक आयन। तो इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूप्रिक आयन के विद्यमान होने से ही विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाएगा। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे से स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, इस कारण से आपका ये Ag को विस्थापित कर देगा और Cu2+ आयन बनाएगा, और ये Cu2+ आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए कह रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे पढ़ लेते हो तो उससे बेस बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। अब चलते आगे। आप देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है और इसका मात्रक लिखो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के जैसे होता है कप्पा। ठीक है, कप्पा कहो या कापा कहो, कापा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का अगर आप उल्टा कर देते हो तो उसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो सिंपल कहा गया था किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कप्पा इक्वल टू हो गया 1/ρ, जहाँ रो क्या है आपका, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। देखो कहा गया ना कि विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है आपका इस टाइप से बनता है, ये आपका इस टाइप से, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ये है कप्पा, कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध, तो कप्पा इक्वल टू 1 विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि विशिष्ट चालकता क्या है और इसका मात्रक पूछा गया था, तो मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। देखो मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो मोलर चालकता लैम्डा एम इक्वल टू होता है अणु भार बटे में तुल्यांकी भार इंटू में तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता बराबर होता है अणु भार बटे में तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये है आपका मोलर चालकता लैम्डा एम तथा तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू में संबंध। ठीक है, ये लैम्डा है, लैम्डा एम और ये लैम्डा इक्यू। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी नोट कर लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या होती है, इसे आपको उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसे भी देख लेते हैं। आपसे कहा गया विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु, देखो कम सक्रिय धातु की कलाई, कलाई का मतलब समझते हो लेप कह सकते हो या पेस्ट कह सकते हो। ठीक है, लेप कह सकते हो या पेस्ट कह सकते हो, क्योंकि लेपन की क्रिया होगी मतलब लेप करना है आपको, एक धातु को दूसरी धातु में लेप करना है। ठीक है, पेस्ट कर मतलब उसको पेस्ट को लगाना है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलाई या लेप अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और इसका उदाहरण ये है कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है, लेप किया जाता है, ये लेप या कलाई किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है और यह प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो ये आपकी परिभाषा, ये उदाहरण, बस इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अब हो जाता है। आप चलते आगे, जो क्वेश्चन अभी बचे हमारे कोलराउस का नियम बचा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका नष्ट समीकरण बचा है। ठीक है, नरनष्ट का जो समीकरण है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसके उपयोग को लिखिए। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका उपयोग बताइए। तो चलो देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्वेश्चन कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। ठीक है, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो चलो समझते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये देख सकते हो, ये इसका पूरा चित्र है। आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड अगर किसी भी चीज का चाहिए तो आपको उसकी छड़ को विलयन में डुबोना होगा जिससे उसका इलेक्ट्रोड बनेगा। तो हमें किसका इलेक्ट्रोड बनाना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि हाइड्रोजन का। तो हम क्या करेंगे, विलयन में किसकी छड़ को डुबोएंगे, हाइड्रोजन की। तो देखो यहाँ पे ये आपकी, ये देख सकते हो, ये आपकी क्या है, प्लेटिनम की पत्ती इसमें लगी होती है और इसमें अंदर देखो क्या भरा होता है, आपका अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है और ये आपका क्या होती है, प्लेटिनम की पत्ती। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो कैसे जाता है, क्योंकि इसमें एक वायुमंडल दाब या एक एटमॉस्फेरिक दाब पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है। देख सकते हो, एक एटमॉस्फेरिक या कहो वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक कहो या वायुमंडल कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो एक एटमॉस्फेरिक पर हाइड्रोजन गैस इसमें से लगातार प्रवाहित की जाती है जिससे ये इलेक्ट्रोड किसका हो जाता है, हाइड्रोजन का। और इसमें नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है। ठीक है, और इसे किस विलयन पे डुबोया जाता है, 1 मोलर HCl के विलयन में, क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको उसकी छड़ को किस में डुबोना होगा, विलयन में। तो वैसे ही आपका क्या है, आपका यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, जिसे हमने HCl के विलयन में डुबोया हुआ है। तो ये किसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र। अभी पूरा समझते हैं एकदम आसानी से। देखो अब आप यहाँ पे जो हमने लिखा पहले ये पढ़ो फिर चित्र समझाए। देखो कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कांच की, ये आपका ऊपर से जो दिख रही इतनी, ये
देखो यहाँ पे ये जो आपको इतना दिख रहा है पूरा, ये आपका क्या है, कांच की नली में बंद होता है, ठीक है। ये आपकी एक कांच की नली होती है, तो वही कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। कांच की नली के अंदर क्या होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, तब वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा रहता है तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है, ठीक है। आपसे पहले कहा गया कांच की नली में क्या होता है, आपका एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। कांच की नली में प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लैटिनम की परत चढ़ी होती है और यहाँ पे नीचे भी एक प्लैटिनम की पत्ती लगा दी जाती है और इस पे क्या होता है, और ये किस पे भरा होता है, 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl के विलयन में ये रखा होता है और इसमें एक वायुमंडल दाब या एक एटमॉस्फेरिक दाब पर लगातार हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है जिससे यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाता है। देख लो एक बार फिर पढ़ लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है, ठीक है। ये आपका प्लैटिनम, देखो ये पहले कांच की नली है, उसके अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ये जो देख रहे हो इतना है आपका, ये जो इतनी, ये आपकी, ये क्या एक कांच की नली है और ये जो बीच में ये पतला सा देख रहे हो ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कांच की नली के अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है और फिर ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है इसके नीचे प्लैटिनम की पत्ती लगी है और इसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं जिससे ये इलेक्ट्रोड किसका कहलाएगा, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये बात है पूरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की और इसको किस में रखा गया है, 1 मोलर HCl के विलयन में रखा गया है, ठीक है। तो ये बात होती है, समझ गए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। आप देखो नीचे कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है और एनोड की भांति भी व्यवहार कर सकता है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया जब एनोड की भांति यह व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण होता है। जब आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति व्यवहार करता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब समझते हो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखो ये ऑक्सीकरण कैसे करता है, सिंपल, ये H2 गैस है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती है, 2H+ बना लेती है और ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण, जो कि किस पे होती है, एनोड पे। देखो पढ़ लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण होता है और ये क्रिया होती है, H2 जो है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, अर्थात इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अर्थात क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो ये कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की, ठीक है। फिर कहा गया तथा जब कैथोड की भांति व्यवहार करता है तब क्या होता है, अपचयन होता है। जब कैथोड की भांति व्यवहार करता है तब क्या होता है, अपचयन। देख सकते हो 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और हाइड्रोजन गैस आपका बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो ये क्या उनसे क्रिया हुई, अपचयन, और इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया तो ये कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण। तो आप एक चीज़ क्या सीखे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब एनोड की भांति व्यवहार करेगा तो ये क्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ऑक्सीकरण होगा। जब कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे और देखो, आपको बता दें, यहाँ एक चीज़ और लिख लेना कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है वो शून्य होता है। आप एक यहाँ पे नीचे नोट करके लिख देना, नोट हेडिंग डालना, लिख देना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बात है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब बचा कि इसकी उपयोगिता बताओ, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं, क्या उपयोग है इसका, तो वो बताओ। तो आप लोग इसको नोट कर लो फिर उपयोग बताएं। आप देखो बात करें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसकी उपयोगिता क्या है या इसके उपयोग क्या है। तो देखो इसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग करते हैं हम, क्यों इसको बनाया गया है। तो इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी इलेक्ट्रोड का, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड देते हैं, आपसे कहा जाए इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, तो आप कैसे
ज्ञात करोगे। आप इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कॉपर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कॉपर है तो उसका क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि हमने आपको बताया जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अभी बताया था ना, जो विभव होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो शून्य होता है। तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। देखो आपको कहा गया इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो, और ये ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया था। मान लो कॉपर का निकालना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो आपको उसको इसके साथ जोड़ना होगा, ठीक है, इसके साथ जोड़कर एक सेल बनाना होगा। देखो हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है। जिसका इलेक्ट्रोड विभव चाहिए उसे इसके साथ जोड़ दो और एक सेल बना लो, ठीक है, एक सेल का निर्माण कर लो, और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। जिससे हम उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का आप मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा। अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो आपको पता है इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है शून्य होता है। जब इसका शून्य होता है तो दूसरे वाले का किसी इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हो। तो ये है इसका उपयोग भी देख लिया, और ये होता क्या है, इसका सचित्र वर्णन भी हो गया। 5 नंबर का था तो 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम नोट कर लो। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन, कुलराउस का नियम और नरनस्ट का समीकरण। हमारा 2 क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर के, उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है कि नरनस्ट का समीकरण क्या है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आता है वो भी देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक टाइप तो ये है पहला टाइप कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अथवा करके आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखिए नरनस्ट समीकरण। आपसे नरनस्ट समीकरण कहा जाए या कहा जाए इलेक्ट्रोड विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। आपसे इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध कहा जाए या नरनस्ट का समीकरण कहा जाए, दोनों बात एक ही है। किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही करना है, ठीक है। आप देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताओ, फिर इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखो। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहते हैं। क्या कहा गया, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहा गया किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन, ठीक है, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, ठीक है। देखो कहा गया, देखो आपको समझा दे पूरा सही से। देखो मान लो कोई विलयन है, आपसे कहा गया किसी धातु की छड़ को, मान लो किसी भी धातु की छड़ को आप क्या करो, किसी विलयन में डुबो रहे हो, और ताप कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और आपका 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन होना चाहिए। विलयन कितना होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता का, ठीक है। विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहते हैं। देखो आप समझो, मान लो कोई विलयन है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उस पर कोई धातु की छड़ मिला रहे हैं, तो उससे जो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। 1 मोलर इसका विलयन है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोड डुबा रहे हैं, तो दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। देख लो, पढ़ लो कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं नरनस्ट समीकरण, ठीक है। नरनस्ट समीकरण कहा जाए या आपसे क्या कहा जाए, नरनस्ट समीकरण कहा जाए या आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए ई तथा ई नॉट में संबंध लिखो, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। आप देखो यहाँ पे नरनस्ट समीकरण का डेरिवेशन करने के लिए या आप एक काम करो, पहले इस परिभाषा को नोट कर लो, फिर हम आपको नरनस्ट समीकरण को बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इतने भी आएगा नहीं, तो इसको पहले नोट कर लो।
आप देखो बात करें कि नरनष्ट का समीकरण क्या होता है। देखो हमने यहाँ पे पूरा किया हुआ है, आपको समझा दे। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, माना एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया इस प्रकार है। देख सकते हो किस प्रकार है। आपका Mn+ कोई आयन है जो कि n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक धातु बनाता है M, ठीक है। एग्जाम्पल जो ये दिया गया इसको समझा भी दे। देखो जैसे M के ऊपर N+ लगा, मतलब मान लो जैसे कॉपर का एग्जाम्पल दे Cu, ठीक है। M का मतलब कोई धातु होगा, मेटल, मेटल का मतलब धातु, कोई धातु जैसे कॉपर धातु। N+ लगा, N की जगह मान लो हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं रख दे तो Cu2+ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 रखा तो आपको यहाँ पे भी 2 रखना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, धातु बनेगा। तो जब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनेगा, कॉपर धातु बनाएगा। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल को समझ सकते हो। M का मतलब है कि कोई धातु, जैसे कोई भी धातु हो सकती, मान लो कॉपर धातु हो गई, और इसके ऊपर N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो यहाँ Cu2+ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना रहा है। तो ये है इसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई अपक्रिया है जो कि इलेक्ट्रोड पर हो रही है। हमने लिखा माना है कि इलेक्ट्रोड अपक्रिया इस प्रकार है, Mn+ + N इलेक्ट्रॉन से M धातु बनता है। आप कहा गया नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M से जो Mn+ बन रहा है, ठीक है, के विभव E और विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक है। क्या कहा गया, फिर से समझो। आपसे कहा गया नरनष्ट के अनुसार किसी टेम्परेचर T पर धातु इलेक्ट्रोड, जो ये आपका धातु का इलेक्ट्रोड है, के विभव E और विलयन में धातु आयन की सांद्रता ये जो Mn+ होगी उसमें निम्नलिखित संबंध होगा। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड विभव E और धातु आयन की सांद्रता जो Mn+ होगी, ठीक है, सांद्रता लिखी जाती है इस टाइप से कोष्टक पे। Mn+ की लिखनी तो इस टाइप से Mn+ की सांद्रता, ये क्या कहलाएगी, Mn+ की सांद्रता। तो इलेक्ट्रॉन विभव E और Mn+ की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। देख सकते हो संबंध क्या होता है, E = E0 - 2.303 RT/NF log base में 10 1/Mn+, ठीक है। जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F को कहते हैं, F क्या है, F का नाम लिख लेना, फैराडे नियतांक है F, आपका R है नियतांक, T है परम ताप, ठीक है। और Mn+ क्या है, Mn+ की सांद्रता। ये आपका N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे नियतांक, R है नियतांक, T क्या है आपका टेम्परेचर, और E इलेक्ट्रॉन विभव, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा जहाँ E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। अब अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू ये रख दो 8.312 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T का मान रख दो 298 केल्विन, और F जो फैराडे नियतांक इसका मान रख दो 96/500 कूलम। इस सूत्र पे देखो E = E0 - 2.303, R का मान यहाँ पे रख दो, T का मान यहाँ पे रख दो, F का मान यहाँ पे रख दो। अगर ये आप सारे मान रख देते हो R, T और F के, तो आपका जो सूत्र निकल के आएगा E = E0 - 0.0591/N log base में 10 और आगे ये 1/Mn+, ठीक है। और यही नरनष्ट का समीकरण होगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको। सबसे पहले क्या करना था, मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा बतानी थी। अब बात आती है कि आपका नरनष्ट समीकरण पे क्या लिखना है। पहले लिखना है मानक इलेक्ट्रॉन अपक्रिया इस प्रकार है, फिर आपको लिखना है कि नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन जो ये है इसके विभव E और विलयन में धातु आयन की सांद्रता, इसके बीच निम्नलिखित संबंध होता है। E = E0 - 2.303 RT/NF log base में 10 1/Mn+, जहाँ E इलेक्ट्रॉन विभव, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R नियतांक, T ताप है, और F फैराडे नियतांक, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Mn+ की सांद्रता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा जहाँ E0 इलेक्ट्रॉन मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब यदि R का मान ये, T का मान ये, F का मान ये, इन तीनों के मान यहाँ पे रख देते हो, गुणा कर लेते हो, तो आपको ये सूत्र निकल के आएगा और यही नरनष्ट का समीकरण होगा। बस इतना ही आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप चलते कोलराउस के नियम की ओर, केवल वही क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का। फिर आपको 1-2 न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको लगवा दे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कोलराउस का नियम क्या है और इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोलराउस का नियम क्या होता है और इसका एक अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। तो इसे भी एकदम मस्त तरीके से देखते हैं, चलो। तो देखो बात करें कोलराउस का नियम क्या होता है, एकदम आसान सा नियम है। आपको देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। अभी हमने जब आपको पढ़ाया था λm, जब आपको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पे संबंध बताया था, तो उसमें हमने आपको λm के बारे में बताया था। λm क्या था, मोलर चालकता था। अब आपसे कहा गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को आपको इतना तो पता
होता है लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता कहा तो यहाँ पे क्या लगा लो, अनंत का चिन्ह, इसे कहते हैं इंग्लिश पे इनफाइनाइट या हिंदी पे कहते हैं अनंत। तो ये क्या हो जाएगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब आपसे कहा गया इस नियम के अनुसार या कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य जानते हो क्या होता है, विद्युत अपघट्य वे होते जो आयनों में टूट सकते हैं, जैसे HCl हो गया। HCl क्या है, दो आयनों में टूट सकता है, H प्लस और Cl माइनस में। NaCl हो गया, ये भी Na प्लस और Cl माइनस में टूट सकता है। मतलब विद्युत अपघट्य ऐसे होंगे जो आयनों में टूट सकते हैं, कहाँ पे, विलयन में अगर इनको डुबो जाए तो आयनों में टूट जाए, ठीक है। तो आपके विद्युत अपघट्य जैसे HCl, NaCl, CH3COOH, CH3COONA, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इंग्लिश पे। विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है विद्युत अपघट्य। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अब मान लो हम उदाहरण के तौर पर किसको ले ले, HCl। HCl एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। तो HCl किस किस भाग में टूट सकता है, धनायन उसका क्या होगा H प्लस और ऋणायन क्या होगा Cl माइनस। धनायन H प्लस तथा ऋणायन Cl माइनस होगा। तो ये आपका जो इसकी होगी, मान लो वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का, तो HCl वैद्युत अपघट्य, तो इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर क्या होगा, धनायन का योग और ऋणायन का योग। तो ये धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, और यही नियम कोलराउस का नियम होता है, ठीक है। कहा गया वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है, यही नियम कोलराउस का नियम होता है। तो HCl एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर है, और यही नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। बताओ, है आसान, ठीक है। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। केवल इतना आपको लिख देना है, बस ये उदाहरण पे लिख देना है या जैसे करके ये लिख देना है। अब बात आती है, अगला आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक अनुप्रयोग भी लिखिए, ठीक है, इसका अनुप्रयोग भी लिखो। तो अनुप्रयोग क्या होगा कि मतलब कोलराउस का नियम का एक उपयोग लिखोगी, क्या इससे उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखो क्या है, कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग यह है कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि कोलराउस के नियम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, तो इसकी सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। देखो मान लो आपके पास कोई उदाहरण के तौर पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है CH3COOH। ये क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, CH3COOH। अब आपको इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी पड़ जाए तो इसकी होगी क्या, अगर ऐसे बात करें कोलराउस के नियम की सहायता से, ये देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH क्या होगा, धनायन का ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और प्लस का H प्लस, ये होनी चाहिए कोलराउस के नियम की सहायता से। अब ये आपको ज्ञात करके दिखानी है, आप कैसे ज्ञात करोगे, ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इसकी ज्ञात करनी कैसे करोगे, तो उसी को हमने नीचे किया हुआ है। सबसे पहले इसको हमने बनाने के लिए क्या किया, तीन प्रबल वैद्युत अपघट्य लिए, तीन प्रबल वैद्युत अपघट्य लिए। पहला ये लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, दूसरा ये लैम्डा इनफाइनाइट HCl, तीसरा ये लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। अगर इसकी बात करें तो ये किस किस पे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और प्लस का Na प्लस। इसकी बात करें तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में टूटेगा। इसकी बात करें तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है, इस पे टूटेगा। अब आपको बनाना क्या ये, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन समीकरण 2 और 3 को जोड़कर चौथे समीकरण को घटा देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 + 3 - 4, अर्थात आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 4 को घटाने पर। देखो 2 और 3 को जोड़ दो और चौथे को घटा दो। देखो 2 है ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA और प्लस का HCl, मतलब 3 और 4 को जोड़ा, सॉरी दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण को जोड़ा और चौथे वाले NaCl को घटा दो। यहाँ पे हमने माइनस लगा के इसको घटा दिया, ठीक है। दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण, ठीक है, आपका मतलब दूसरे तीसरे को जोड़ दो, चौथे घटा दो। तो इसके इक्वल क्या लिखा है ये, तो यही लिख दो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO प्लस का, यहाँ पे ये देखो इसके इक्वल क्या लिखा है ये वाला, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। फिर इसके इक्वल क्या रखा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। फिर आपका आगे माइनस लगा है, फिर क्या रखा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। देख लो ध्यान से, इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। देखो यहाँ पे माइनस का Na प्लस, यहाँ पे प्लस का, ठीक है, देख लो यहाँ पे ध्यान से आप, ठीक है, यहाँ पे माइनस का Na प्लस, यहाँ पे प्लस का, तो माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का Cl माइनस, यहाँ पे प्लस का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस
प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, यही दोनों बचेंगे और दोनों ये किसके बराबर हो जाएंगे, देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस H प्लस किसके बराबर होगा, इसके लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH के। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो ये CH3COOH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य था। बस इतना ही करके दिखा देते हो तो 5 नंबर आपके कन्फर्म। ठीक है, देख लो, थोड़ा छोटा लिखा हो तो एक बार जूम करके देख लेना। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हो कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। इसकी सहायता से आप किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपका ये CH3COOH था, हमने आपको ज्ञात करके दिखा दिया। तो देख सकते हो एकदम आसान था और इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। आप आपके देखते हैं न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए उनको देखते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखो पहला नंबर प्रश्न हमारे पास, 4 क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक है। आपको 4 क्षार धातुएं दी गई है ABCD, इनमें से आपको चारों के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कौन ज़्यादा अपचायक है। तो हमने जब आपको अभी वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि जिसका अपचयन क्षमता मतलब जिसका अपचयन विभव कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा, ये बताया था। आप देख लेना लक्षण पे, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। जिसका अपचयन विभव कम होता है वो प्रबल अपचायक होता है और जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होता है वो क्या होगा, अपचायक कम होगा। देखो आपको लिखा है लक्षण में कि जिसका अपचयन विभव कम होगा वो ज़्यादा अपचायक होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कम अपचायक होगा। तो इसमें चेक करो, जैसे -3.05, -1.66, -0.40 प्लस का 0.80। आपसे कह रहा प्रबलतम अपचायक है। तो प्रबलतम अपचायक क्या हो, कौन सा होगा, जिसका अपचयन विभव कम होगा। जिसका अपचयन विभव कम होगा वो प्रबलतम अपचायक होता है। तो बताओ इन चारों में से किसका अपचयन विभव सबसे कम है। तो सबसे कम है ये वाला -3.05। देखो पहले क्या आएगा, पहले आपका सबसे ज़्यादा पे तो 0.80 आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा आपका 0.40 माइनस का, फिर इसके बाद माइनस का 1.66, फिर इसके बाद आएगा माइनस का 3.05। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा आपका -3.05। तो जिसका अपचयन विभव सबसे छोटा या सबसे कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। देखो ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि आपको चार धातुओं ABCD के आपको अपचयन विभव दिए गए हैं। आपसे क्या कहा गया कि आपको बताने कौन प्रबल अपचायक है। तो प्रबल अपचायक वो होता है जिसका अपचयन विभव कम होता है। तो आपको इन चारों में चेक करना था कि इसका अपचयन विभव कम, इसका कम है, तो ये प्रबल अपचायक है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पहला वाला ए वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिथियम से, देखो Li+ से Li मतलब लिथियम वाला दिया गया है इलेक्ट्रोड, बेरियम 2+ से बेरियम इलेक्ट्रोड दिया गया है, Na+ से Na इलेक्ट्रोड दिया गया है, Mg2+ से Mg इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71, -2.37 है। सबसे प्रबल आक्सीकारक है। इस बार पूछ लिया गया सबसे प्रबल आक्सीकारक है। तो देखो जिसका आपसे क्या कहा, जिसका अपचयन विभव कम होगा वो ज़्यादा अपचायक होगा। ठीक है, यही कहा ना, जिसका अपचयन विभव कम होगा वो ज़्यादा अपचायक होगा, ये चीज़ है। तो जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आक्सीकारक होगा। ध्यान से समझो, जिसका अपचयन विभव कम तो वो क्या हुआ, ज़्यादा अपचायक या प्रबल अपचायक होगा। तो अब उसका उल्टा कर दे, जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो क्या होगा, प्रबल आक्सीकारक होगा। अगर अपचयन विभव कम तो अपचायक ज़्यादा और अपचयन विभव ज़्यादा तो आक्सीकारक ज़्यादा, ये चीज़ याद रखो। इसमें बताओ किसका अपचयन विभव ज़्यादा, इन चारों में से किसका अपचयन विभव ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अपचयन विभव आपका इस वाले का है 2.37 का, सबसे ज़्यादा अपचयन विभव इसका -2.37 का। तो जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो प्रबल आक्सीकारक होगा। तो कौन सा वाला होगा आपका, ये Mg2+ वाला। तो इसमें से ये ऑप्शन से हो जाएगा Mg2+। मतलब देख सकते हो इसका तो ये है, इसका ये, इसका ये और इसका ये। तो जिसका आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका आपका अपचयन विभव ज़्यादा होगा वो प्रबल आक्सीकारक होगा। तो Mg2+ वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन विलयन के ताप पर, तीसरा विलयन के मोलरता पर, चौथा इनमें से सभी पर। तो देखो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। और एक चीज़ ये जान लो, अगर
ऑब्जेक्टिव पे कभी भी आ जाएगी इनमें से सभी पर, उपर्युक्त सभी, तो उस पे यही वाला ऑप्शन ही सही होता है, इनमें सभी पर। ठीक है, तो एकदम तुक्का ही मार दिए कोई, इनमें सभी पर यही वाला ऑप्शन सही होता है। किसी भी क्वेश्चन में इनमें सभी आए तो ज़्यादातर तो यही सही होगा। ठीक है, इनमें सभी वाला। आप देखो अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर तनुता को बढ़ाया जाए तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब तनुता को बढ़ाया जाता है तो विशिष्ट चालकता जो होती है घट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तो ये 4 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप नोट कर सकते हो। अब आपके जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो पहला नंबर न्यूमेरिकल हमारे पास कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको ये सेल दिया गया है Cu से Cu2+, इसकी सांद्रता 1 मोलर है, और फिर Ag से Ag बनता है, इसकी सांद्रता 1 मोलर है। दिया है आपको E0 Cu2+ से Cu 0.34 वोल्ट और E0 Ag+ से Ag+ का 0.80 वोल्ट। देखो आपको ये सॉल्व कर दिया है, क्योंकि यार अगर पूरा एक एक सॉल्व करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा वीडियो बन चुका है, तो इसलिए आपको पूरा सॉल्व कर दिया। आपको समझा पूरा देंगे, टेंशन ना लो, समझा पूरा देंगे। ठीक है, तो देखो आपको इतना क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी केवल इतना देखो, नीचे वाला सॉल्यूशन ना देखो, ऊपर देखो। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको ये एक सेल दिया जाएगा, ये देख सकते हो, एक सेल Cu से Cu2+ बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है। अब आपको यहाँ पे E0 की वैल्यू दी गई। E0 क्या होता है? मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो आपको Cu का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0.3 वोल्ट दिया गया है, 34 वोल्ट दिया गया है, और E0 Ag+ का दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पे दिया गया है। अब आपसे कह रहा है ये सेल अभिक्रिया है, आपको इस सेल अभिक्रिया के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। कैसे कर सकते हो? देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी अभिक्रिया को सबसे पहले पहचानना होगा। आपने यहाँ पे देखा Cu से Cu2+ बनता है, फिर Ag+ से Ag बनता है, तो ये कैसे बन सकता है? आप देखो Cu से Cu2+ तब बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन पे कि जब Cu से Cu2+ बनेगा, देखो जब Cu से Cu2+ बनेगा तो कैसे बनेगा? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा तब उसके ऊपर 2+ आए हैं, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Cu2+ बनाएगा। इसी प्रकार से Ag+ से बनता है Ag, तो Ag+ से Ag कैसे बनेगा? देखो यहाँ समझो, Ag+ से बनता है Ag। यहाँ देखो Ag+ से Ag बनता है, कैसे बन सकता है Ag+ से Ag? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब Ag बनेगा। तो सिंपल Ag+ जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब Ag बनाएगा, और ये आपकी होगी कैथोड की, ये आपकी होगी एनोड की। अब बात आती है एनोड और कैथोड हमने कैसे लिख दिया। आपको तो केवल अभिक्रिया बताई थी, आपने कैसे बता दिया कि एनोड और कैथोड है। देखो आपने अभिक्रिया पहचानी है, आपने देखा कि Cu से Cu2+ बनता है, अर्थात Cu से Cu2+ तब बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती ऑक्सीकरण की, और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन की। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है एनोड पर होती है, और जो अपचयन की अभिक्रिया होती है वो कैथोड पर होती है। ये याद रखना है। ठीक है, तो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी एनोड पे, तो हमने लिख दिया एनोड। ठीक है, अब Ag+ से Ag बनता है, मतलब Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बना रहा है, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी है? कैथोड की। तो ये अभिक्रिया हो गई कैथोड की, क्योंकि ये अपचयन की अभिक्रिया है ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो अपचयन की अभिक्रिया, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नीचे पे पूरे पे 2 का गुणा कर देंगे। आप देखो, आप बात करें कि इसकी सेल अभिक्रिया क्या होगी, इसको हम इस टाइप से लिख के दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? Cu+ का 2Ag+, और फिर ये आपका तीर का निशान लग जाएगा, फिर इधर Cu2+, इधर 2Ag। ठीक है, ये इतना आपकी जाके सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये आपकी सेल अभिक्रिया होगी, देख सकते हो Cu, इधर Cu2+, इधर Ag+ और इधर Ag। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? सेल अभिक्रिया है। अब आपने सेल अभिक्रिया तो जान ली, सेल अभिक्रिया पता चला ना कैसे जाना? सिंपल Cu से Cu2+ था तो एनोड हो गया, Ag+ Ag तो ये हो गया, अब जोड़ दिया तो ये अभिक्रिया आ गई सेल अभिक्रिया। अब आपको निकालना सेल का विद्युत वाहक बल, और ये वैल्यू आपको दी गई है। तो देखो ये क्या? मानक इलेक्ट्रॉन विभव की वैल्यू। आप कहीं हम इलेक्ट्रॉन विभव निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं? सेल विभव निकाल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ नर्नस्ट का समीकरण लगाया, और सबसे पहले इस सिल्वर के लिए निकाला, ये वाला फॉर्मूला लगाया। आपको नर्नस्ट समीकरण पाया = E0 - 0.0591/n, और लॉग बेस में 1/mn+ की जगह जब Ag का निकालोगे तो Ag+ रख देना, और जब Cu का निकालोगे तो Cu+ रख देना। ठीक है,
ये रख देना है। आप देखो ई नॉट ए जी की वैल्यू आपको ये दी गई है, प्लस का 0.80 वोल्ट रख दो, माइनस का 0.0591। एन की वैल्यू की बात आती तो इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पे, एक, हमने दो का तो गुणा किया ना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो भाग लिया, तो यहाँ पे एक का कर दो। और लॉग 1/1, 1 कहाँ से आया, ये वाला ए जी प्लस का आया। देखो यहाँ पे ए जी प्लस की सांद्रता ये 1 दी गई है, और कॉपर की आपको ये 1 मोलर दी गई है। ठीक है, ये क्या है, सांद्रता है, ये है 1 मोलर सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। आप देखो यहाँ से सॉल्व करें तो प्लस का 0.80 माइनस आपका 0.0591 इंटू लॉग 1/1 है, तो आप इसे 1 ही तो लिख सकते हो डायरेक्ट, तो लॉग 1 आ जाएगा। आप देखो लॉग 1 की जो वैल्यू होती वो होती 0। ठीक है, लॉग 1 की जो वैल्यू होती वो होती 0, तो इस 0 का इसमें हो जाएगा गुणा। ठीक है, देखो ध्यान से, लॉग 1 का मान जो होता है, लॉग 1 का मान होता है 0, तो इस लॉग 1 का जब मान 0 होता है तो 0 का इसमें गुणा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या, केवल 0.80 वोल्ट। और ये आ जाएगा ई ए जी की वैल्यू। इसी टाइप से आप कॉपर वाले पे फॉर्मूला लगाओगे, ई नॉट सी यू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस में 10 1 अपॉन सी यू प्लस। ठीक है, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू रखोगे, कितनी है 0.34 वोल्ट, तो रख दो, माइनस 0.0591। आप बात आती एन की, एन क्या है यहाँ पे 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान रख दो 2, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 रख दो। लॉग बेस में 10 1 अपॉन सी यू प्लस की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये देखो दिया है सी यू प्लस का 1 मोलर सांद्रता, तो 1 रख दो और सॉल्व कर लो। देखो लॉग बेस में 10 1/1 है, अर्थात वही आएगा यही चीज़ लॉग 1, तो लॉग 1 की वैल्यू होती 0, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, और 0 का इससे पूरे पद से गुणा होगा, वैसे भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये ई सी यू की वैल्यू जो आएगी प्लस का 0.34 वोल्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ, आप सही से एक बार सॉल्व करके देख लेना। देखो ये आपको सूत्र लगे और पूरा सॉल्व है। ठीक है, आप देखो ई ए जी की वैल्यू ये आई, ई सी यू की वैल्यू ये आई। आप क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल निकालेंगे। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड वाली कौन सी क्या थी, सिल्वर वाली, तो सिल्वर का कितना निकला है 0.80, तो यहाँ पर से रख दो 0.80। ठीक है, 0.80, क्योंकि आपका सिल्वर क्या है, कैथोड पे क्रिया हो रही है, तो कैथोड का 0.80। अब बात आती है एनोड की, एनोड पे हो रही कॉपर वाली, तो कॉपर का कितना निकला है इलेक्ट्रॉन हो 0.34, तो ये रख दो, घटा दो आपस में 0.46 वोल्ट आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी समझा दिया तो उसके लिए सॉरी। आशा करते हैं यार समझ में वैसे आ गया होगा, क्योंकि पूरा आपको समझाने की कोशिश की। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आसानी से समझ लेना। यही क्वेश्चन आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आप क्रिया दी गई है, कहीं पे दूसरी सेल आप क्रिया दे दी जाएगी, आपको निकालना होगा सेल का विद्युत वाहक बल, आप आसानी से निकाल लेना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको अब क्रिया दे दी जाएगी, आपसे कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को समझा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, और अगर पूरे आप देखना चाहते हो पूरे न्यूमेरिकल का 1 शॉट, तो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल का 1 शॉट वीडियो ला रखा है। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।